वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत सभी का इस नए चैनल पर। और बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइबर्स आने लगे हैं तो अब से जो स्टोरीज होंगी वो यहीं पर आया करेंगी। एटलीस्ट हुआ क्या, जैसा आप सभी को पता है, रीयूज कंटेंट कह के मेरे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया। अब क्या है रीयूज, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी फर्स्ट अपील के लिए टाइम दिया गया था, तो मैंने क्या किया कि किसी का YouTube वीडियो देखा था जिसमें उसने कहा था कि मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक रहे तो भी होता है। तो हालांकि कॉपीराइट स्ट्राइक तो था नहीं, मुश्किल से 4 या 5 वीडियो में ही था। उसमें भी मैंने वो साउंड्स यूज़ किए थे जो फ्री में, अगर आप उन साउंड्स को सर्च करेंगे तो YouTube में फ्री, कॉपीराइट फ्री साउंड्स हैं वो, मगर फिर भी उसमें कॉपीराइट आया। तो मैंने क्या किया, उसको भी हटा दिया भैया। अभी अगर आप पुरानी कुछ वीडियोज़ जाके देखेंगे तो वहाँ पर कई जगह पर म्यूट है। मैंने कहा चलो इसको भी हटा देते हैं, मगर उसके बाद भी अभी जब मैंने किया तो फिर से उसने रीयूज कहा है और 8 मार्च का टाइम दिया है फिर से अपील करने के लिए। तो दिमाग में बात आई कि भैया टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, अभी 1 महीना है, 1 महीने में एक और चैनल बना लेता हूँ। अगर मान लीजिए उधर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर मार्च के बाद से उसी पे पोस्ट किया करूँगा, वो तो आपने सब्सक्राइब करके रखा ही हुआ है। बट अभी मेरे पास मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरी कहानियों के एडिक्ट लोग हैं जिनको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती है, और ये लोग मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और महीने भर में मैं फिर से एक नया चैनल 1000 सब्सक्राइबर का खड़ा कर ही दूंगा। और ये आप लोग के पास टारगेट है भाई कि खुद ही मत सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि 1 महीने में 1000 हो जाए यार। दिखाते हैं यूट्यूब को, क्योंकि कई लोग आप लोग में से कहते हैं कि भाई चूंकि मैं हिंदुत्व का समर्थन करता हूँ इसलिए क्रिश्चियन साले ऐसा कर रहे हैं। तो चलो बताते हैं इनको, इनकी औकात, कि अगर तुम मुझे ओरिजिनल कंटेंट्स को भी रीयूज कहोगे तो मेरे ये दोस्त, मेरे ये साथी मुझे सपोर्ट करेंगे। वैसे उतना मैं इस बार टेंस में नहीं था। मैं मतलब सोचिए 5 साल का अगर आपका एक चैनल इस तरह से हो जाए तो इंसान का मेंटल स्टेट क्या होगा। मगर थैंक्स टू यूनिवर्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब है सर्दी हुई है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट थैंक्स टू यूनिवर्स मैं यही कहूँगा कि इस बार ऐसा हुआ तो मेरे साथ मतलब मुझे कोई भी वो नहीं लगा। थोड़ा देर शांत बैठा, मन में दृढ़ निश्चय लिया कि चलो साले को एक नया चैनल बनाते हैं और यूट्यूब कैसी तैसी करते हैं। और ये सब हुआ विशेषकर जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स कर रहा हूं उसके लिए। तो उसके बारे में भी आप लोगों के यहाँ पे लाइव में बहुत सारे कुछ आप लोगों से शेयर करना है। सच में यार, अगर आप ढंग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो को करते हो ना, लाइफ बदल जाती। मतलब नेगेटिविटी, दुख, तकलीफ, ये सब गायब भी हो जाता है जिंदगी से। आज साला जितना तकलीफ आना है निपट लेंगे। अब ये देखिए एक साथ 2 चैनल मेरा डीमोनेटाइज हो गया, मगर मेरे को कोई दुख नहीं है, मुझे पता है मैं फिर से खड़ा कर लूंगा चैनल और महीने भर में हो जाएगा, मेरे दोस्त कर देंगे। और अगर आप भी इस तरह की पॉजिटिविटी वाली लाइफ जीना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विनीता मैम का जो चैनल है उसको फॉलो करिए। उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें उनके होपोनोपोनो चैंटिंग है। इसके अलावा मैम की जो क्लासेस हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हर महीने 5 क्लासेस उनकी रहती हैं, 5 डे की, जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो मैम से कांटेक्ट करके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका व्हाट्सअप लिंक भी आपको दे दूंगा। इस महीने का तो हो गया है, कल लास्ट क्लास है उसकी, बट नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। और उनका एक 30 डेज का भी क्लास है जो पेड होता है, आप चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, वो 30 दिन आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे, सबसे प्यारे और सबसे ट्रांसफॉर्मिंग दिन होंगे। वैसे प्रत्युष सर का कोर्स भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर कुछ समय वेट कर लीजिए। बहुत जल्द मैं अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स लेके आ रहा हूं, आप उसे भी कर सकते हैं, जिसकी प्राइस काफी कम रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप बीती का आज का सफर। तो आज का जो सबसे पहली स्टोरी है ये आई है कलकत्ता से। राखी चक्रवर्ती जी इसको भेज रही हैं और ये लिखती हैं, ये स्पेशली
बेंगलोर में हुआ है इनके साथ। ये 2017 की बात है जब ये बेंगलोर पढ़ने गई थी। एंड बेंगलोर में एक जगह है, वैसे मैं तो गया नहीं हूँ, जो लोग बेंगलोर गए हैं उनको पता होगा, राज राजेश्वरी कॉलोनी करके एक जगह है, काफ़ी फेमस जगह है। ये उसी जगह की कहानी। तो घटना कुछ ऐसी हुई थी कि राखी जी जो है जब कॉलेज गई तो वहाँ पे ये हॉस्टल में रह रही थी। और बेंगलोर सिटी कई लोगों को सूटेबल नहीं होता है, जिनको मतलब अस्थमा और खांसी वगैरह की तकलीफ होती है, कहते हैं उनको बेंगलोर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और एक्चुअली इनके हॉस्टल का कमरा भी कुछ ऐसा था, तो मतलब छोटा सा कमरा था जिसमें करीब 4 लोग रहते थे। ऊपर से इनको जो है अपने शूज़ वगैरह जो हैं वो बाहर रखने की इजाज़त नहीं थी, अंदर ही रखना होता था। तो काफ़ी एक सफोकेटेड वातावरण बन रहा था, जिसकी वजह से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही थी और काफ़ी समय इनको मतलब डॉक्टर के पास आना जाना पड़ रहा था। तो फिर इन्होंने जो है फर्स्ट ईयर किसी तरह से कंप्लीट किया और सेकेंड ईयर में अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे एक कहीं रूम दिलवा दीजिए, मैं हॉस्टल में नहीं रह पाऊंगे। पेरेंट्स ने भी सुन के कहा कि नहीं, सही बात है, लड़की की इतनी तबीयत ख़राब हो रही, पढ़ाई तो मार खा रही है। तो इनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, मतलब माँ पापा दोनों ही काम करते हैं, तो किसी भी तरह से उन्होंने मैनेज कर लेंगे करके कहा। तो इनका ऐसा था कि एक दूसरी बात ये भी होती है कि जब किसी और स्टेट से इस तरह की जगह बेंगलोर वगैरह में कोई जाता है तो उनको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इडली डोसा हम लोग ऐसे तो खा सकते हैं, बट रेगुलर अगर वो खाना पड़े तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हॉस्टल में इन लोगों ने ये भी किया था कि एक इंडक्शन रखा था, उसमें कुछ कुछ पका लेते थे, या फिर बाहर एक होटल था, राजा भैया का होटल, उसमें ये लोग अक्सर खाया करते थे। तो जब घर खोजने की बात हुई तो कहाँ जाएं, तो फिर इन्होंने जो है राजा भैया को भी बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे तो काफ़ी ब्रोकर पहचान के, मैं आप लोगों के लिए खोज दूंगा। एंड कोइंसिडेंटली इनको एक और लड़की जिनका नाम चंद्रिमा है वो भी मिल गई साथ में रूम शेयर करने के लिए। अब स्वाभाविक सी बात है कि माता पिता पे एकदम से ऐसा बर्डन डालना, और बेंगलोर जैसे शहर में घर मिलना कोई आसान बात नहीं है। तो जब रूम शेयर करने वाली मिल गई तो इनको अच्छा लगा, चलो माँ पापा पे बर्डन भी नहीं मिलेगा। तो किसी तरह से बात होते होते 2 घर इनको मिले। एक 1 BHK था जिसकी रेंट उस समय 6,000 थी, और एक 2 BHK था जिसका 8,000 था। तो दोनों को मतलब 4,000 पड़ रहा था। तो इन्होंने 2 BHK को लेना ज़्यादा अच्छा समझा, दोनों के लिए सेपरेट रूम भी हो जाएगा और रेंट भी उतना बर्डन नहीं पड़ रहा था। तो ये लोग जब गए रूम देखा तो पता चला कि पूरे जो अपार्टमेंट था उसमें खाली था, ज़्यादातर अपार्टमेंट जो है खाली थे। तो राखी जी कहती है कि मैंने चंद्रिमा दी से पूछा कि भाई हम लोग क्या यहाँ अकेले ही रहेंगे। तो ऐसा करते करते ये लोग जो है घर देखने गए तो मकान मालिक जो था कन्नड़ था। तो बात हुई डिपॉजिट की, तो उसने कहा कि मतलब आपको 10 महीने का डिपॉजिट देना पड़ेगा 80,000 रुपीज़। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास इतना तो नहीं है, हम किसी तरह से 40,000 का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो मकान मालिक तुरंत मान गया। तो ये भी अच्छी बात थी। बट ये लोग जब वहाँ से देख देख के आ रहे थे तो इनके एक पड़ोसी निकले और इनको मतलब इशारों से ही कहने की कोशिश कर रहे थे कि इस घर में प्रॉब्लम है। तो ये लोग जब उससे अच्छे से पूछने लगे क्या हुआ, इतने में मकान मालिक आ गए और ये कहने लगे कि यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी जो हैं भड़काते हैं, आप लोग इसको सुनिएगा मत। तो कैसे तैसे ही लोग शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होने की कुछ ही समय बाद एक अच्छी बात ये हुई कि इनके फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में भी एक बंदा आ गया जिसके साथ आगे चल के इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो गए। उसको रविदा रविदा करके लोग कहते थे और काफ़ी अच्छा रिलेशन हो गया था। मतलब चंद्रिमा जो है वो उनके इक्वल एज की ही थी, पर चूँकि राखी उसको दी कहती थी तो वो भी इसको दी बुलाते थे। और इनके जो ऊपर वाला फ्लोर था उस पर भी एक आदमी रहने के लिए आया। अच्छा, अब ये बात ये हुई कि दिसंबर का महीना था 2017, करीब 19 दिसंबर ये राखी लिखती है। उस समय मैं शिफ्ट हुई और मेरे पापा 2 दिन मेरे पास रहे, वहाँ से चले गए। और चंद्रिमा जो थी वो 9 जनवरी को आने वाली थी। तो उस समय इनको अकेला रहना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा मूड ख़राब था। तो एक दिन ऐसे ही ये घर से निकल रही थी तो ऊपर वाला जो है वो नीचे उतर रहा था
सडनली उसकी चाबी हाथों से गिर गई। तो इन्होंने उठा के दिया। तो उस ऊपर वाले आदमी ने इनसे कहा, इस अपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो इन्होंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और हम लोग को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो इन्होंने पूछा, क्या हुआ भाई, जरा खुल के बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब शिफ्ट कर रहा था तो मैंने अपने रूम में अपना जो एक्वेरियम है मछली का वो रखा हुआ था, और रख के मैं कुछ समय के लिए लॉक करके मतलब नीचे सामान लेने के लिए गया था। और जब लौट के देखा तो वो एक्वेरियम पूरी तरह से टूटा हुआ था और उसमें एक बड़ी सी गोल्ड फिश थी जिसका पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था। और बात ऐसी है कि ऐसे में ये हो सकता है कि बिल्ली ने किया हो, बट इनका कहना था कि कमरे में सब कुछ बंद था और एक खिड़की है और वो खिड़की जो है वो अंदर से ही खुलती, बाहर से धकेल के नहीं खोला जा सकता है। तो ऐसे में बिल्ली आने की भी कोई संभावना नहीं थी। तो राखी को थोड़ा अजीब लगा। अब कभी कभी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अकेली लड़की देख के उसको डराना चाहते हैं इस तरह से। तो उन्होंने ये बात इग्नोर की। इसके बाद चंद्रिमा भी आ गई। नहीं, चंद्रिमा नहीं आई। उससे पहले जो है एक और घटना हुई। वो लिखती हैं कि कुछ दिनों में ही वो जो बंदा था मतलब किसी तरह से सामान अमान समेट के वो अपार्टमेंट खाली करके चला गया। वो जो उसने जो डिपॉजिट दिया था, मतलब 10 महीने का जो डिपॉजिट उसने भी दिया था, वो सब भी नहीं लिया। बोला मुझे पैसे ऐसे नहीं चाहिए, जान बचेगी तो मैं और कमा लूंगा करके। कहते हैं ना वो पोटला पाटली दबा के भागना, उस टाइप का उसका एटीट्यूड रहा। इनको बड़ा अजीब लगा। इसके बाद चंद्रिमा आई। चंद्रिमा आते ही साथ जैसे वो कमरे में प्रविष्ट हुई, उन्होंने कहा, ए कमरे में कैसी बदबू आ रही है रे। तो सुनकर ये भी थोड़ा चौंक गई। बोली, चंद्रिमा जी आप भी ऐसा बोल रही हो? तो फिर क्या हुआ? तो उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर चंद्रिमा ने इसका मन रखने के लिए कहा कि चल छोड़, हो सकता है मैं सफर करके आ रही इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस तरह से दिन जो है बीतने लगे। इनके यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। तो चंद्रिमा काफी अच्छी ड्राइंग करती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा, इनका एक वॉल था, बहुत सुंदर सा वॉल। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छी सी पेंटिंग बनाऊंगी और यहाँ पे लगाएंगे रे, बहुत सुंदर दिखेगा। तो अब पेंटिंग के बारे में हालांकि मुझे तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं, मतलब बचपन से मैं सच में पेंटिंग नहीं कर पाता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे आज भी आम बनाना नहीं आता है। बचपन में जो क्लासेस होती थी ना, हस्तकला की क्लासेस होती थी हम लोग की, एग्ज़ाम होता था, उसमें अक्सर आम बनाने दिया जाता था। मैं उसमें सबसे कम नंबर पाता था। तो कुछ इनका ड्राइंग ऐसा था कि मतलब 4 न्यूज़पेपर जोड़ के, ये 4 हिस्सों में वो ड्राइंग को बनाएंगे, फिर उसको जोड़ के लोग दीवार में लगाएंगे। तो ये कॉलेज से लौट के ड्राइंग बना रही थी और राखी जो है किचन में उस दिन खाना पकाने का काम इसने लिया। जब ये लौट के आई तो देखा ड्राइंग बन चुका था एंड चंद्रिमा कुछ अजीब ढंग से उस ड्राइंग के ऊपर खड़ी थी। उसने अपना जो हाथ है सामने फैलाया हुआ था और आधा बेंड था उसका शरीर एंड उसके बाल जो थे चेहरे पे फैले हुए थे। एंड जो ड्राइंग उसने बनाई थी, तो राखी जी लिखती है, संदीप जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इससे ज़्यादा हॉरिबल ड्राइंग आज तक नहीं देखी। तो ये लिख रही है, ड्राइंग में कुछ ऐसा था कि एक लड़की का चेहरा है जिसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ है, आधा जो खुला है उसमें आंख है, आंख में हरे रंग के आंसू गिर रहे हैं और होंठ कटा हुआ, वहां से खून गिर रहा है। तो एक पल को तो देख के मेरे चीख सी निकल गई। मैंने कहा ये क्या बना दिया तूने? तो उसने कहा क्यों, अच्छा नहीं बनाया? तो फिर मैंने कहा भाई क्या है, कुछ बोल दूंगी तो बुरा मान जाएगी, ऐसे ही रूममेट है। तो नहीं बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको दीवार में लगा दिया। एंड इवन जब रवि जो थे वो आए कमरे में और इसको देख के वो चीख पड़े थे कि क्या चुड़ैल की फोटो बनाई, तो फिर राखी ने उससे कहा कि देखो चंद्रिमा ने बनाई है, वो बुरा मान जाएगी, ऐसा नहीं कहते। तो उन्होंने नहीं कहा। बट उस फोटो को लगाने के बाद से इनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होनी शुरू हो।
अब उस फोटो में ऐसा क्या था इनको पता नहीं, बट लिखती हैं इसके बाद हमारे साथ कुछ ना कुछ हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब रवि भैया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो उनके घर पर हम लोग मूवी देख रहे थे। मूवी देख के हम लोग जब वापस आए और अपना घर खोला तो राखी वाला जो कमरा था वो पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था, जबकि कोई भी नल चालू नहीं था, कोई भी लीकेज नहीं था, कुछ भी नहीं। किसी तरह से कमरे से पानी आनी इन लोगों ने निकाला। इसके बाद दूसरी ये घटना होने लगी कि किचन में किचन के वहाँ पे एक खिड़की होती थी, तो किचन में जब भी काम करो ऐसा लगता था कि खिड़की से खड़े होकर कोई आपको देख रहा है, मगर खिड़की की तरफ देखोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं होता था। तो राखी को इस बात को बड़ा अजीब लगने लगा। तो एक दिन ऐसे ही खाना पकाते हुए जब उसका ऐसा अनुभव हुआ तो उसने मतलब दबे शब्दों में बोले थे, क्या तमाशा है, खिड़की की तरफ देखो तो कोई नहीं दिखता, मगर ऐसा लगता कोई खड़ा है। तो इनकी फुसफुसाहट चंद्रिमा ने भी सुन ली, तो वो आके बोली, तेरे को भी ऐसे लगता है? बोले आपको भी? तो बोलती हाँ रे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। बट अजीब सी घटना होने लगी। इसके बाद इनके साथ ये हुआ कि एक दिन राखी अपनी किसी कज़न के यहाँ गई हुई थी, कोई और कज़न इनके वहाँ रहते हैं, उनके यहाँ कुछ फंक्शन था और चंद्रिमा घर में अकेली थी। तो सडनली चंद्रिमा ने उसको फ़ोन किया कि राखी तू जल्दी आ जा, मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा घर में। तो राखी जल्दी से वहाँ वापस आई, बोली क्या हुआ? चंद्रिमा थी तो बोली मैं पता नहीं, घर में बहुत अजीब सा लग रहा था। तो इन्होंने अपनी माँ से सुना हुआ था कि ऐसा कुछ हो तो मतलब संध्या बत्ती देनी चाहिए, घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, तो इन्होंने ऐसा किया तो थोड़ा कम हुआ। फिर एक दिन कोइंसिडेंटली ऐसा ही हुआ कि चंद्रिमा अपने घर गई हुई थी, राखी अकेली थी। लिखती इनके मतलब वहाँ पे एक फायर एग्जिट टाइप का एक डोर था छोटा सा, जिसके बाहर एक वो लोहे की जो सीढ़ी होती है गोल वाली वो थी। तो वो डोर पता नहीं इनको अच्छा नहीं लगता था, तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल रख दिया था। अच्छा, घर की भी ये बताती कि कुछ ऐसा था कि हम लोग जैसे मेन डोर सेंटर हुए, उसके बाद हम लोग का हॉल रूम था, हॉल रूम के बाद एक गेट था, उसके बाद फिर किचन और हम लोग का रूम पड़ता था। तो मैंने जो हॉल रूम बाहर का गेट, हॉल रूम का गेट बंद कर दिया और अपने कमरे में थी। सडनली ऐसा लगा कि हॉल रूम वाला जो गेट है उसमें कोई बहुत जोर से धर 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 करके मार रहा। अब ये एकदम बाहर वाले गेट में होता तो बात थी, क्योंकि अकेली लड़की सुन के कुछ लोग ऐसा बदमाशी करते डराने, बट वो एंट्रेंस के बाद ये हॉल रूम का गेट था। मेन गेट पे ताला लगा है, पूरी तरह से इनको पता है, बट हॉल रूम के गेट पे कोई ठकठका रहा है। इनकी तो हालत खराब हो गई। तो क्या करें? तो फिर अचानक याद आया इनकी एक और फ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही वहाँ रह रही थी, बहुत जल्दी इनकी शादी होने वाली थी। तो फिर इसने तुरंत जो है उसको फ़ोन लगाया कि भाई तू अपने बॉयफ्रेंड को जरा भेज दे, मेरे को बहुत डर लग रहा है, ऐसा ऐसा कंडीशन। तो उसने कहा ठीक है मैं उसको जल्दी से भेजती हूँ। तो काफ़ी देर इंतज़ार की, बॉयफ्रेंड तब तक नहीं आया था। सडनली जो है उस जो फायर एंट्रेंस वाला गेट है उस पर कोई ढम 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 करके मारने लगा। तो इनकी तो हालत खराब, फायर एंट्रेंस वाले गेट में कौन आ रहा? फिर अचानक बाहर से इनको आवाज आई कि राखी दरवाजा खोलो, ये हम लोग हैं। और एग्जैक्ट वो वॉइस इनको ऐसा लगा जैसे उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का है। तो इसने फिर जल्दी से वो ड्रेसिंग टेबल हटा के जैसे ही फायर एग्जिट वाला दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। अब इनकी तो हालत खराब, जल्दी से गेट बंद करके ये लिखती है मैं मतलब बिल्कुल थर थर कांप रही थी। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, एक अकेली लड़की हो और इस तरह की घटना हो तो हाँ, हम लोगों की ही हालत खराब हो जाए। तो राखी जी तो ऐसे काफ़ी छोटी भी थी उस समय। फिर सडनली फिर एक बार वैसी आवाज़ आई और इस बार उनको लगा कि नहीं यार कोई है। तो उन्होंने जब गेट खोला तो सच में वो उनका बॉयफ्रेंड था और साथ में वो एक और लड़के को लेके आया था, डर रहे थे आने में। तो इसमें क्या था, इनका सीढ़ी से थोड़ा सा ऊंचा जो गेट था, मतलब थोड़ा सा कूद के उस सीढ़ी तक पहुंच जाना। तो ये लोग जब उस सीढ़ी में मतलब उस वॉल को चढ़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो अंदर आने के बाद फिर इन्होंने कहा कि राखी
कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि मैं जब वॉल चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडी हवा का तेज झोंका मेरे को बार बार धकेल रहा है। मतलब एक कह सकते हैं एक अदृश्य बर्फ की दीवार थी, जिसको मतलब मेरे को बड़ी मुश्किल से पार करके यहाँ आया हूँ। तो इसके बाद तो जो है राखी लिखती है, मेरी तो हिम्मत हुई नहीं, मैंने जो है सब सामान पैसा वैसा वैसे ही फेंका, किसी तरह से 2-4 कपड़े बैग में डाले और वहाँ से अपनी फ्रेंड के पास भाग के आ गए। यानी इसके बाद फिर चंद्रिमा जब आई, चंद्रिमा आके फिर वहाँ से सब जरूरी सामान लेके आई और इन्होंने तय किया कि नहीं अब वो घर किसी भी तरह से छोड़ देंगे। बट उसके बाद भी कुछ समय तक इनको वहाँ रहना पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ गए थे, तो किस तरह से क्या करेंगे। तो रेमेडी के तौर पे ये लिखती हैं कि चंद्रिमा के पहचान के एक व्यक्ति थे, उनका बेटा, वो लोग बिहारी हैं और ये लोग क्या है फैमिलियर, पूजा पाठ वगैरह सब एक दूसरे से, पिता से पुत्र से ऐसा जाता है। तो इन्होंने जो उसको बुलाया कि भाई देखो कुछ कर सकते हो क्या, कि कुछ समय तो यहाँ हम टिक जाएं, एग्जाम हो जाए, उसके बाद भले ही ये घर छोड़ देंगे। तो वो जब आया, आके उसने कहा कि भैया आप लोग धन्य हो, आप लोग यहाँ इतने दिनों से हो कैसे। फिर उसने काफ़ी रिचुअल किए और बताया कि यहाँ पे जो है एक फीमेल स्पिरिट है, जिसको यहाँ पे काफ़ी मतलब क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, और वो सबको ये चीज़ बताने की कोशिश करती है। एंड ये जगह वो उसकी अपनी मानती है और यहाँ पे किसी को रहने नहीं देती। और सच में उस अपार्टमेंट की जो कहानी थी वो यही थी कि जैसा वो ऊपर वाला आदमी भागा था, वैसे ही कुछ ही दिनों में लोग भाग जाते हैं। बट ये किस्मत की बात थी कि राखी और चंद्रिमा इतने दिनों तक वहाँ टिक गई। तो फिर उसने जो है थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर दिया किसी तरह से, डरते डरते बेचारे लोगों ने एग्जाम टाइम गुजारा और फिर वहाँ से वो शिफ्ट हो गए। तो सच्ची बात है, काफ़ी डरावनी बात है। मतलब इतने समय तक उस घर में टिक जाना, ऐसी 2 छोटी छोटी लड़कियों का, ज़्यादा उम्र क्या रही होगी उनकी, फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज के। एंड ये भी बात है कि शायद ये उनकी खुशकिस्मती थी, क्योंकि जो भी स्पिरिट थी वो अच्छी स्पिरिट थी, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाई थी। भले अपनी इस उपस्थिति जताने की कोशिश करती थी मगर नुकसान नहीं पहुंचाई। यहीं अगर कोई बैड स्पिरिट होती तो उनके साथ क्या होता, ये सोचने वाली बात। आज की दूसरी घटना ये लिख रही हैं सरगुजा से कल्याणी जी। कल्याणी जी लिखती हैं, ये मेरे दादी के साथ हुई एक घटना है जो कई बार वो हम लोग को सुनाती रहती हैं। इनका गांव थोड़ा पिछड़ा वो टाइप है, और ये तब की बात है जब लोग गर्मी के समय सब बाहर सोते थे। आप लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट हाँ मेरे भी बचपन में, इवन कॉलेज टाइम तक हम लोग बाहर सोया करते थे। गर्मी के दिनों की तो तब की बात ही क्या थी, बचपन की तो बात ही क्या थी यार। मतलब गर्मी में बिल्कुल शाम ढले ही आंगन में खटिया लगा के बिस्तर डाल देते थे, पानी यानी छीट देते थे और फिर रात में सोते थे। हाँ ठंडा, बहुत मज़ा आता था उस टाइम रातों में सो के तारे देखना, फिर सोना, सुबह फिर उठना, फिर कभी कभी बारिश आ जाए तो अचानक मुंह पे पानी की छींटे पड़े, दौड़ो बिस्तर लेके बहुत मज़ा आया था बचपन में इसमें। खैर कहानी पे आते हैं। तो ऐसे ही इन लोग भी गांव में जो है आंगन में सोया करते थे। तो इनकी जो दादी की ससुराल की बात करें तो उनके दादाजी लोग 2 भाई थे। तो उस समय इनकी दादी की नई नई शादी हुई थी और इनके जो जेठ थे उनका एक लड़का था उस समय। तो जेठानी, इनके पति, उनका लड़का और इनके सास ससुर, ये सभी आंगन में सो रहे थे। तो रात में जो है इनकी दादी वॉशरूम जाने के लिए उठी। तो उस समय का जानते हैं जैसे वॉशरूम वगैरह घर से थोड़ा दूर हुआ करता था। तो ये उठी तो देखा सब एक एक हैं
और इनके जो जेठ का लड़का है वो 2 है, 2 दिखाई दे रहे, स्पष्ट दिखाई दे रहे, 2 जेठ के लड़के सो रहे हैं। तो आश्चर्यचकित हो उठी और एकदम से चीख पड़ी, माँ माँ। उनका नाम शायद बुबुन था, तो बुबुन दो चिल्ला रही। सब लोग हड़बड़ा के उठे, क्या हो गया? तो वो सिर्फ यही देख पा रही थी और कोई नहीं देख पा रहा। तो उन्होंने देखा दोनों जो बुबुन है उठे, एक तो आश्चर्यचकित था क्या हो रहा है, मगर एक उनको बिल्कुल गुस्से से देख रहा था कि मतलब रात में नींद खराब कर दी, लाल लाल आंखों से उनको घूर रहा था। फिर उठा और उठ के घर से बाहर की तरफ निकल के उधर दूर जंगल की तरफ जाके गायब हो गए। उसके बाद से तो इनकी दादी ने जो है कसम खा ली कि कभी भी बाहर नहीं सोएंगी। एंड सच में फिर वो कभी बाहर सोने की हिम्मत नहीं कर सकी। होता है कभी कभी स्पिरिट्स जो है वो किसी खास व्यक्ति को ही दिखाई देती है। इसके बाद अगली कहानी जो है वो आई है बाराद्वार से, बाराद्वार मध्य प्रदेश से। लिख रहे हैं महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि मैंने जो देखा था वो क्या देखा था वो मेरी समझ से परे है। कई लोग इसे किसी फिल्म की कहानी जैसा समझेंगे, बट रियली मेरे साथ ये घटना हुई है। ये लिखते हैं ये आज से करीब 20-25 साल पहले की घटना है। उस समय हमारा जो शहर है वो शहर नहीं गांव की तरह का हुआ करता था। एक दिन ऐसे ही मैं उस समय पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया था, जॉब वगैरह लगी नहीं थी, तो ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करता था। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद मुझे रिक्शे में बैठ के घर आना बड़ा अच्छा लगता था। रिक्शे में घूमना मुझे बहुत पसंद था। बट इस घटना के बाद से मुझे रिक्शा चढ़ने में डर लगने लगा। तो हुआ ये कि ये ऐसे लौट रहे थे, लौटते लौटते अचानक रास्ते में इनके एक फ्रेंड मिले जो न्यूज़ रिपोर्टर थे। तो उन्होंने इससे कहा कि अरे महेंद्र चल तो मेरे साथ, वो वहाँ पे एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया है, तो उसकी थोड़ी न्यूज़ लेनी है, फिर वहाँ से अपन लौट आएंगे। महेंद्र को भी इन सब में काफ़ी रुचि थी, उसको लगा चलो यार चलते हैं। अच्छा, तो वहाँ जाके पता चला कि वो बूढ़ा तो नहीं था, थोड़ा प्रौढ़ किस्म का व्यक्ति था और एक पेड़ से फांसी लगा के मर गया था और उसके घर वालों ने लाश उतार के भी घर में लाया। तो इसके बाद फिर रिपोर्ट लेते लेते पुलिस से बात पंचनामा वगैरह देखते देखते करीब रात के 10 बज गए। फिर इनके फ्रेंड ने कहा कि एक काम करता हूँ, इनके एक चौक पड़ता था, तो बोले मैं तेरे को चौक तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं इनके साथ मॉर्ग जाना पड़ेगा पोस्टमार्टम वगैरह के लिए, तो उल्टी तरफ है तो तेरे को घर तक नहीं छोड़ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दे मेरे को, वहाँ तो रिक्शा मिल ही जाता है, मैं घर चला जाऊँ। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते इनको करीब 11 बज गया। वहाँ पहुँच के फिर सोचा नहीं यार अब इतनी रात के तो रिक्शा मिलेगा नहीं, तो उनके घर की दूरी करीब आधा घंटे की थी। तो बोले चलो पैदल ही चल देता हूँ। तो ये पैदल जाने लगे। जाते जाते सडनली एक रिक्शा वाला आया, तो बोले चलेंगे, तो बोले हाँ बाबू चलो, तो ये चढ़ के बैठ गए। इसके बाद आधे घंटे से भी ज़्यादा समय पार हो गया, मगर रिक्शा जो है चले ही जा रहा। तो बड़ा अजीब लगा, बोले पैदल में जाता तो पहुंच जाता, रिक्शे में हो तो भी अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि क्यों भैया क्या हुआ, इतनी देर से रिक्शा चला रहे हो, हम तक घर नहीं पहुंचा, मैं क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा बड़ी अजीब से आवाज़ में कहा बाबू अभी पहुंच जाते हैं, रिक्शा तो चल ही रहा है। और उसके बाद भी रास्ता पार ना हो। तो ये बैठे बैठे देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा एक बट का पेड़ पार किया हमने, थोड़ी देर बाद दोबारा एक बट का पेड़, और ये लिखते हैं कि उस रास्ते में सिर्फ मुझे पता है एक ही बट का पेड़ पड़ता है। जब ऐसा 2-3 बार हुआ तो इनको लगा नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है। तो इन्होंने क्या किया, रिक्शे से सीधा जंप लगा दी। जंप लगाया तो जमीन में गिरे, और जमीन में गिरे तो कहाँ गिरे, तो जाके सीधा उस बट के पेड़ के पास ही गिरे। और जब बट के पेड़ के पास गिरे और सिर पे चोट आई, तो थोड़ा कराहते हुए जब आंखें खोली तो इन्होंने पाया कि उस बट के पेड़ के ऊपर बहुत सारी लाशें लटकी हुई। लिखते हैं कि मैंने स्पष्ट देखा है बहुत सारी लाशें लटकी थी, और उनमें से एक जो है लाश अभी मैं जो देख के आ रहा था दोस्त के साथ जिसके घर में, उसकी भी थी। और वो लाशें स्पष्ट मुझे कानों में सुनाई दिया था
ठहास करके हंस रही। और इसके बाद तो ये डर के मारे बेहोश हो गए। अगली सुबह जब आंख खुली, अपने आप को घर में पाया, इनकी माँ इनके पास बैठी हुई थी। फिर इनकी माँ ने ही बताया कि तेरे को जो है वो उनका फ्रेंड जो था वो बेहोश की हालत में घर लेके आया था। उसको भी पता नहीं क्यों रास्ते में जाते हुए क्या ये हुआ कि भाई इतनी रात हो चुकी है, उसको रिक्शा से मिलेगा नहीं, मैं उसको घर छोड़ देता हूँ करके वो वापस लौटा। एंड किस्मत की बात थी कि वो वापस लौटा, और जब लौटा तो इसको पेड़ के नीचे बेहोश पाया और उठाकर इनको घर छोड़ के आया। और देखते हैं उसके बाद से मुझे सच में रिक्शा चढ़ने में डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की रियल लाइफ बीतियां। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी, और कमेंट्स में बताइएगा भाई कैसी लगी आज की कहानियां। कमेंट्स किया कीजिए, आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं। नए चैनल के लिए थोड़ा बधाई भी दे दीजिएगा कमेंट्स में, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, 1000 का टारगेट पूरा करना है। चलिए अगली वीडियो भात कटू का दूसरा पार्ट होगी। कैसा लगा भात कटू बताइएगा।